नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से जो है वो बेरोज़गारी और कैपिटलिज़्म का संबंध है। एक बात मान के चलिए कि जब भी आप कोई कारोबार करने चलते हैं, जब भी आप कोई बिज़नेस करने चलते हैं, तो आपको क्या होता है कि खर्चा भी आप कम चाहते हैं और लागत भी कम चाहते हैं आप। लेकिन जब ये चाहते हैं तो आपके चाहने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप थोड़ा 2-4% का ऊपर नीचे कर लेते हैं। एक आदमी को अगर आप नौकरी पे रखेंगे तो उसको आप चाहेंगे कि 100-200 रुपये कम दे देंगे, 1000 रुपये कम दे देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप कम करेंगे तो नतीजा ये होगा कि वो आपका जो कर्मचारी है वो आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा और आपको फिर एम्प्लॉई नहीं मिलेंगे। लेकिन यही स्थिति जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ आती है तो वो उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, और जो पीछे आप एक लोकेशन देख रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है। और यहाँ वन्य जीव जो है काफ़ी ज़्यादा है। मेरे आसपास जो है कई पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं, और कीटों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। और कई बंदर लंगूर अभी यहाँ पे शूटिंग का तमाशा देखकर जा चुके हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि अभी जब बेरोज़गारी की जब बात हो रही है, उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि बड़ी संख्या में जब मंदी आती है किस तरह से लोग टूटते हैं और उद्योगपतियों को उससे लाभ ही लाभ होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सस्ता खर्चे पे पैसा लेना, लागत कम करना, इसका काम इंटरनेशनल लेवल पे जो पूंजीपति वर्ग है वो करता है। लागत कम करने के लिए सबसे पहले तो वो देशों की जो मुद्रा है उसकी कीमत कम करना चाहता है, और ऐसा करके उसको लाभ ये मिलता है कि जब उस देश में जाता है तो सारी चीज़ें उसको सस्ती पड़ती हैं। दूसरे तरह से समझें कि वो डॉलर में खर्चा करेगा और रुपया अगर सस्ता होगा तो उसको कम दाम में रुपया में चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ तो ये होती है। लागत कम करने का उसका दूसरा तरीका होता है ब्याज। आपने देखा होगा कि इसी देश में 10%, 8%, 11% ब्याज मिलता था लोगों को बैंकों से, FD पे ब्याज। बहुत सारे रिटायर लोग अपना पूरा जीवन जो उनके रिटायरमेंट के पैसे आते थे वो बैंक में रख देते थे और ब्याज से ही जुटा लेते थे। अब हालत ये है, ब्याज 3 या 4% पे पहुंच गया। ब्याज कम करना व्यापार के लिए अच्छी चीज़ बताई गई है, और ख़ास तौर पे ये हमको समझाया गया है पूरे पूंजीवादी जगत के द्वारा कि ब्याज अगर सस्ता होगा, अगर फाइनेंस अवेलेबल होगा तो कारोबार तेज़ी से बढ़ता है, बिज़नेस बढ़ता है। मतलब सब कुछ जो होगा वो कारोबारियों के लिए ठीक होगा तो व्यापार बढ़ता है। मतलब कुल मिला के जो कुछ भी है धन संपदा उनके चरणों में सौंप दो। खैर, तो ब्याज सस्ता करने के लिए आपने देखा होगा किस तरह से लगातार बैंकों की ब्याज दरें गिराई जा रही हैं। ब्याज दरें गिरने से बाज़ार में अधिक धन आता है और लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि धन सस्ता हो जाता है ना। धन का जो कीमत है वो ब्याज से है। धन सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो माल महंगा बिकता है उद्योगपति का। ये भी उसको लाभ होता है, इसलिए भी ब्याज कम करते हैं। और ब्याज कम करने से उद्योगपति को भी कारोबार करने के लिए 3-4% पे पैसा मिल जाता है। जितना चाहो, जो चाहो कारोबार करो। और ये कारोबार करने के लिए उद्योगपति में अपने आप को, अगर आप 10-20-50 करोड़ वाले हैं तो अपने आप को उसमें मत मानिएगा। उद्योगपति का मतलब होता है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़। ये सारा गेम उनके लिए किया जाता है और सरकारों को भी वही इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो ब्याज दरें कम हों। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेरोज़गारी की। जैसा मैंने कहा, तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो श्रम है। श्रम की कीमत सस्ती करने के लिए बहुत सारे दांव पे चले जाते हैं, और श्रम ऐसे सस्ता नहीं हो सकता कि आपने सरकार से नीति करा दी मिनिमम वेजेस कम कर दो तो लोग सस्ते में काम करने लगेंगे। श्रम को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपटीशन बनाना पड़ता है लोगों के बीच में। कंपटीशन, एक काम को करने वाले अगर 8 लोग होंगे तो वो कम पैसे पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। यानी लेबर की, श्रम की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। श्रम की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? मैंने आपको पहले कल बताया था कि किस तरह से इस देश में इंदिरा गांधी के समय तक शिक्षा मंत्रालय होता था। राजीव गांधी ने उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया, और तब से आज तक हिंदुस्तान में जो आप पढ़ने जाते हैं उसको मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स समझा जाता है। आप एक संसाधन हैं, उनकी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, आप मनुष्य नहीं हैं। आपको शिक्षा नहीं चाहिए। आप अगर कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी वेद पुराण कुरान पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, इनका उनके लिए तभी तक उत्पादकता है जबकि इसके ज़रिए वो कुछ मुनाफा कमा सकें।
तो जो है वो शिक्षा अब मानव संसाधन बन गई है। तो मानव संसाधन बन गई है, अब पता चलता है, आपने अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी, 10 साल बाद इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। उसी हिसाब से लोग अपना करियर चुनते हैं, मतलब उनके लिए इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं। और अक्सर होता ये है कि इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है 10, तैयार कर देते हैं 1000। हम सब अपने सामने अपने देश में बहुत सारे जो प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी दुर्गति देख चुके हैं। जितनी ज़रूरत से उसे 10 गुना इंजीनियर पैदा कर दिए गए, तैयार कर दिए गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इंजीनियर गली गली धक्के खा रहे हैं। हमारे प्रोफेशन में, पत्रकारिता में, पहले जो है वो डिग्री डिप्लोमा भी नहीं होते थे। पत्रकारिता को एक ग्लैमरस प्रोफेशन बनाया गया। पत्रकारिता का जो माइक हाथ में लेकर रिपोर्टिंग करता है रिपोर्टर, उसको बताया गया कि यही जीवन का तुम्हारे लक्ष्य है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आपके पास कुछ हो ना हो, आपको एक इंस्टीट्यूट खोलने का लाइसेंस दे दिया गया। हालत ये है कि जो लोग किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, वो केवल सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं। वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, उस सर्टिफिकेट को लेके उनको नौकरी मिल जाती है, और इस बेसिस पे हज़ारों लाखों नौजवान आगे। अब जर्नलिज्म करने के लिए जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म चाहिए होती है वो गायब हो गई, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था। वो तो माइक पकड़ के कुछ बोलने के लिए आए थे, ना तो उनका सोचने समझने का बैकग्राउंड था, ना वैसा अध्ययन था। तो 80% पत्रकार इस तरह के जो है वो आ गए। लेकिन इन पत्रकारों ने काम भले ही कुछ ना किया हो, ना इनको काम ना आता हो, लेकिन इन्होंने श्रम को सस्ता करने वाला जो कारोबार था उसमें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पूंजीपति के हाथों में बेचा। और अब जो दौर हमने देखा और जिस तरह के भुगतान पत्रकारों को मिला करते थे चैनलों में और अखबारों में, अब वो जाते रहे हैं। अब सस्ते दाम पे पत्रकार काम कर रहे हैं, उनका तरह तरह से शोषण किया जा रहा है। कुल मिला के किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है और श्रम को सस्ता करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो छटनी, बेरोजगारी जैसी चीज़ें जो है बीच बीच में आती हैं, वो इसीलिए पैदा की जाती हैं कि भाई एक बार बताइए कि अगर मंदी आ गई, आपने 10 आदमी कम कर दिए, तो उससे क्या खपत कम हो जाएगी। जैसे कि एफएमसीजी में भी बहुत सारी खपत बढ़ी, जब पूरा आपने देखा होगा इस तरह से कारोबार हुआ। सेल्स के लोग तक नौकरियों से निकाले गए उस दौर में, जबकि सिर्फ खाने पीने का सामान ही बिक रहा था। एफएमसीजी मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाय की पत्ती, चीनी वगैरह वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, साबुन वगैरह वगैरह। तो उस सेक्टर में भी नौकरियां गई हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अब अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकाल दिया जाएगा पूरी दुनिया में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत पेइंग जॉब था, उनकी भीड़ लग चुकी थी। तो कैपिटलिज्म क्या करता है कि वो अपने स्ट्रक्चर के ज़रिए इतनी ज़्यादा सप्लाई कर देता है मैन पावर की कि डिमांड सप्लाई का संतुलन बिगड़ जाता है, और लोगों को मिलने वाला जो श्रम का मूल्य वो बहुत कम होता चला जाता है, और उसका इस्तेमाल वो नोट छापने में करता है। इसका मैं फिर कहूँ कि अगर इसी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, अगर ट्रिकल डाउन थ्योरी के अगेंस्ट सोशल वेलफेयर और नर्चरिंग द रूट्स वाली थ्योरी अगर आप अपनाते हैं, जड़ों में आप पानी और खाद डालते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यही आदमी इनके रोज़गार को अगर सुनिश्चित करें। अगर इनके रोज़गार के ऊपर कोई आँच आती है तो सरकार खड़ी रहे, लेबर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करे। अब महामारी में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून बना दिया कि आप किसी को भी नौकरी से निकाल दें तो वो आपको लेबर डिपार्टमेंट में भी आप शिकायत नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक अध्यादेश लाए थे बाकायदा, बाद में वो कोर्ट में गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से वो आपको, अगर ये प्रोटेक्शन दें लोगों के श्रम को सुनिश्चित करें, मिनिमम वेजेस को फोर्स करें, वेतन अच्छे बढ़ाएं, तो बाज़ार में पैसा आएगा, पूंजीपति का फिर भी लाभ होगा। वो ये है कि वो गंगा बहेगी तो उधर ही जाएगी जहाँ उसको जाना है, लेकिन एटलीस्ट वो कम से कम ऐसी जगहों से होती हुई जाएगी जो आम लोगों का कुछ भला हो जाए। लेकिन अब जो होता है कि ऊपर ही ऊपर खेल हो जाते हैं, ऊपर ही बेल आउट पैकेज मिलता है, ऊपर ही पैसे सरकार को मिल जाते हैं, और वहीं के वहीं पे जो है वो पैसा बढ़ जाता है, वहीं सब ख़त्म हो जाता है, आम जनता तक नहीं पहुंचता है। लेकिन वो वहीं के वहीं कौन लोग हैं जो आम जनता से ऊपर जाकर हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो कोई और लोग नहीं हैं, वो वही दुनिया के 10%, 5% पूंजीपति हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर भारत की नीतियों का मसला होता, मैं मान लेता, वही चीज़ें दक्षिण अफ्रीका में क्यों हो रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के मैं कल आपको कुछ वीडियो मैंने अरेंज किए हैं, हमारे मित्र अनीस साहब ने फिर भेजे। वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में लूट मार मची हुई है, लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, क्योंकि विषमता बहुत बढ़ गई है। पूंजीपतियों ने इतने पैसे कमा लिए, आम लोगों के पास पैसे नहीं है। वहाँ सड़कों पे क्राइम हो रहा है, आगजनी हो रही है, लूट मार हो रही है। ब्राज़ील में भी वही हो रहा है, आप देख रहे हैं।
रोज़गार का स्तर गिर रहा है और रोज़गार सस्ता हो रहा है। भारत में भी वही हो रहा है, दक्षिण कोरिया में भी हो रहा है, सब जगह मिला के उसी तरह की लूट चल रही है जो कि वो लोग चाहते हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। आज महामारी जब आती है, जब कोरोना की महामारी आती है, जिस तरह से बाज़ार और दूसरी चीज़ों पे उसकी मार पड़ती है, तब भी उसका लाभ भी ये लोग लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई चलो मानवता पे संकट आया है और भी जो भी हो सकता है भाई, अब मैं क्या बोलूँगा, दिमाग में जो आ रहा है मैं बोलूँगा नहीं। बहरहाल दमदार पत्रकारिता को दमदार तरीके से समर्थन करें, सपोर्ट करें, एक अंशदान दें, सपोर्ट मनी दें। डिस्क्रिप्शन में UPI ID है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर करना ना भूलें। असली आंदोलन अनुदान देना नहीं है, सपोर्ट देना नहीं, असली आंदोलन बात लोगों तक पहुंचाना है। नमस्कार, जय हिंद।